Rafiq, and today the topic of discussion is IS 10 events after the reporting date. So first, let's see the scope of this standard. Events after the reporting dates are those events that that could be favorable or unfavorable, but which occur between the reporting date and the date on which financial statements are approved for issue by the board or authorized for issue. Okay, so these two dates are within the scope of IS 10. Reporting dates means you have to open the bracket and at authorization you need to close the bracket. ठीक है, कोई भी चीज़ रिपोर्टिंग डेट से पहले हो या ऑथराइजेशन डेट से बाद में हो वो IS 10 के स्कोप में नहीं आ रही. ठीक है, अब हाउ दिस वर्क, अगर मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो देयर आर टू डेट्स, रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड नॉर्मल जिसको हम कहते हैं और ऑथराइजेशन डेट. सो लेट्स सी. For example, our reporting date is 31st December 20x2 or 2022, right? This is your year end. इस दिन आपका क्या होता है, कट ऑफ लगता है. इसका मतलब इस दिन से अब तक की ट्रांजैक्शन पिछली अकाउंटिंग और इसके बाद की जो ट्रांजैक्शन होगी वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आएगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होंगे. ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ओके, 10 दिन लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने में. ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होता है तो हम ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं. ऑडिट स्टार्ट होता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है 25 फरवरी 2023 को. उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट जब मैनेजमेंट को देखता है तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है चलें यार एजीएम कॉल करते हैं. ठीक है, और उसमें जो है ना वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो शेयर कर देते हैं. यानी अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेयर हो जाएगी, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिससे आपके शेयर होल्डर्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारी जो एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें 31 दिसंबर 2022 टू 10 मार्च 2023 ये दो डेट्स हैं. इसके बीच में कुछ आएगा वो IS 10 है, इससे पहले या इसके बाद में आ रहा है वो IS 10 नहीं है. ठीक है, क्लियर है. जब तक आपने वो डॉक्यूमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स की यूज के लिए ना पब्लिश कर दिया, नॉर्मली एजीएम भी होता है. ठीक है, तो उस दिन तक जो भी इवेंट होगा रिपोर्टिंग डेट से ऑथराइजेशन डेट तक वो आपका IS 10 में होगा. उसके बाद जो हो रहा है उससे पहले जो हो रहा है वो IS 10 के स्कोप में नहीं. बिल्कुल ठीक है, ये भी वैसे नेक्स्ट अकाउंटिंग है. हमारा तो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, नेक्स्ट ईयर तो शुरू हो चुका है. मार्च तक हमारे पास एक वो गैप पीरियड है, ग्रेस पीरियड जिसको हम कह सकते हैं. क्लियर. ओके, अब इसमें क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं दैट आर एडजस्टिंग इवेंट और कुछ होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट. Adjusting event, why they are called adjusting event? Because they need adjustments. We have to adjust the adjusting event. और जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसको हम एडजस्ट नहीं करते. बट इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर मटीरियल इन नेचर, एडजस्ट तो फिर भी नहीं हो रहे लेकिन हम उसको डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है, अब होते क्या है, एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट रिपोर्टिंग डेट. और नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट दैट कंसर्न कंडीशन दो अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. कहने की बात यह है कि ये जो है एडजस्टिंग इवेंट ये रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट कर रहे थे. ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जो हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इनसे रिलेटेड कुछ भी रिपोर्टिंग डेट पे एडजस्ट नहीं कर रहा था. ये तो आप आए बात में. ठीक है, ये वो सिचुएशन है. अगर एडजस्टिंग इवेंट एडजस्ट होंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्ट नहीं होंगे, ऐसे ही है. बट मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो हम डिस्क्लोज करेंगे. हाँ, मटीरियलिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, एक अमाउंट उससे ज़्यादा अगर हो रहा है या नेचर वाइज भी अगर कुछ हो तो वो डिस्क्लोज हो सकता है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हम इवेंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं जिसको अब हमने डिस्कस करना है कि वेदर दीज आर एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट. लेकिन अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो यू हैव टू मेंशन द कंडीशन, नेम ऑफ दैट कंडीशन विच एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट. फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर और 10 जनवरी के बीच में आपको पता चला सम ऑफ योर कस्टमर गोज बैंकक्रप्ट.
बैड डेट, इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्ट करना चाहिए पिछले ईयर को। बैड डेट हुए कब है? बैड डेट हुए 31 दिसंबर के बाद, बस 10 जनवरी से पहले। तो कंडीशन क्या है जो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट कर रही है? ओके, बैड बैड डेट हो गया ना, तो कंडीशन क्या? नहीं तो फिर अगर कंडीशन नहीं है तो फिर हम इसको एडजस्टिंग क्यों कहेंगे? फिर तो ये नॉन एडजस्टिंग ही होगा। अनसेट। तो एडजस्ट करना है नहीं करना? अच्छा, नेचुरल डिजास्टर आपका जो है ना 10 जनवरी के बाद या 25 फरवरी से पहले कोई नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, नॉन एडजस्टिंग क्यों? उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके पास कुछ एसेट पड़े हुए हैं, उसकी इम्पेयरमेंट हमने करनी है, होगी। अच्छा, चले मैं आपके सामने से, नेचुरल डिजास्टर दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट? बट इफ नेचुरल डिजास्टर इज मटीरियल इन नेचर तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती, जीरो, कभी भी कुछ पता नहीं, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर इतना सिवियर था जिसकी वजह से आपकी गोइंग कंसर्न एबिलिटी इफेक्ट हो गई। कंपनी क्या होती? गोइंग कंसर्न क्या होता? कंटिन्यू करेगी। लेकिन नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब गोइंग कंसर्न एबिलिटी जो है ना ये नहीं रही, तो अब हम क्या करें? एडजस्ट करें? तो चलें, आपने कहा एडजस्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे बनाते हैं, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज द कंडीशन। ये कहीं पे लिखी भी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है तो ये रिपोर्टिंग डेट पे अज्यूम किया जाता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। लेकिन अब अगर वो नहीं रही तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी ना, अब वो नहीं रही तो इसका मतलब वी नीड टू गिव एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या होती है? हमने अकाउंट ब्रेकअप बेसिस पे बनाने हैं। ब्रेकअप बेसिस क्या होते हैं? वो भी करना है, और हमने अपने तमाम आइटम्स को अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे ले आना है, ठीक है? ओके, अब आते हैं बैंकरप्सी पे। एक कस्टमर था, बैड डेट हो गया, उसको बैक डेट पे जाके बैक डेट करूं, बैक डेट पे एडजस्ट करूं? क्योंकि अभी हम 31 ये जो हम करेंगे ना शेयर एडजस्टमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रही है। नेक्स्ट ईयर में तो हो ही जाएगी, हम ये पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कर रहे हैं। एडजस्ट करूं इसको? दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। वाई? क्योंकि जब हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं तो उससे रिलेटेड हम उसकी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, तो वो कंडीशन होती है, वो हमने रिकॉर्ड की भी होती है ना। बिल्कुल। अब वो अपडेट हो गया ना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, यू हैव द ग्रेस पीरियड, और आपको पता चल गया जी मैंने जो अलाउंस बनाई थी वो बैड डेट हो गया, एडजस्ट कर दें। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कंडीशन चाहिए ना, अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम उसको एडजस्टिंग कहते हैं, तो कंडीशन का नाम क्या है? वो तो फिर आपके नॉन करंट एसेट भी कॉस्ट मॉडल है, वो चीज कंडीशन नहीं होती। इसमें है ना कंडीशन, इसमें जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं स्टॉक टेक। ऑडिट अभी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ। जब हम ऑडिट टेक के लिए टीम भेजते हैं ना,
तो वो ए एंड पे जाके क्लाइंट का स्टॉक टेक करती है। और स्टॉक टेक रिपोर्ट में होता क्या है, वो स्टॉक टेक रिपोर्ट में आपके पास क्लाइंट्स की इन्वेंट्री काउंट कर रही होती है और फिर उसको कंपेयर कर रही होती है कि ये लोअर ऑफ कॉस्ट पे है या एनआरवी पे है, ठीक है। अब कॉस्ट तो उनको पता ही होगी क्योंकि परचेज इनवॉइस है। एनआरवी के लिए वो वेट करती हैं कि साल के बाद पहली सेल कब होगी, और वेट करती हैं साल के बाद जब पहली सेल होगी तो उससे क्या पता चल जाएगी, एनआरवी। तो जब तक वो नहीं पता चलती तब तक वो अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं करते। तो स्टॉक टेक हुआ और उसकी रिपोर्ट जो अभी तक नहीं आई, दैट इज द कंडीशन, क्योंकि स्टॉक टेक कब हुआ, ईयर एंड पे। तो स्टॉक टेक का होना और उसकी रिपोर्ट का होना, दैट इज योर कंडीशन, और ये आपके पास एडजस्टिंग है, ठीक है। इम्पेयरमेंट, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सिंपल बताया है, वैसे इसकी सिचुएशन टू सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदा बुलवाया, वो रिव्यू कर रहा है इम्पेयरमेंट का, मैंने उसको कहा 31 दिसंबर को, उसने आज मुझे 25 फरवरी पे रिपोर्ट दी कि यार इम्पेयरमेंट हुई भी है, ठीक है। तो ये एडजस्ट करना है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट उसने उसी दिन की उतारी है, जब तक उसने फाइनलाइज नहीं किया मैंने तो अपनी बैलेंस को फाइनल नहीं लिखा था ना, तो ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बताऊं कि मैंने जो है रिव्यू किया और पता चला 31 दिसंबर को इम्पेयरमेंट नहीं हुई हुई थी, अब किसी वजह से ऐसे डैमेज हुआ और अब इम्पेयरमेंट होगी, तो उसको एडजस्ट करूँ, पिछले साल में उसकी कंडीशन थी, नहीं थी, सही था, क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी ना, इम्पेयरमेंट रिव्यू की रिपोर्ट होती है, वो जब मिल गई उसमें लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट नहीं हुई तो नहीं करनी, अब अगर इम्पेयरमेंट हो रही है इसका मतलब ये नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट का ही वेट कर रहा हूं और रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है तो कंडीशन स्टिल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, वैसे F7 में इसको एडजस्ट नॉन एडजस्टिंग लिखा है, लेकिन उसकी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। तो इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन रिव्यू रिपोर्ट, अगर तो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली तो इसका मतलब रिपोर्ट में जो चीज मेंशन आ रहा है वो ए रैंक की ही है, और अगर रिपोर्ट मिल गई है तो और अब हो रही है तो इसका मतलब वो नॉन एडजस्टिंग है। तो ये एडजस्टिंग भी हो सकती है और ये नॉन एडजस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। नाउ इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, नहीं, ये चीज किस चीज की रिवर्सल हो रही है, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हुई हुई थी ना ए रैंक पे और अब ये उसका रिवर्सल हो रहा है। तो इम्पेयरमेंट खुद क्या है, हाँ जी, इम्पेयरमेंट खुद क्या है, उसकी कंडीशन है, तो ये आपके पास क्या होगा, एडजस्टिंग होगा, ठीक है। देन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अच्छा फॉर एग्जांपल एक फ्रॉड आपने यहाँ पे किया इस डेट पे, ठीक है, तो डिटेक्ट हो तो सकता है लेकिन चांसेस कम है। हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं जो फ्रॉड ए रेंट से पहले हो चुका है, तो वो ए रेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और अब डिटेक्ट हुआ ना, तो इसका मतलब वो भी क्या होगा, एडजस्टिंग। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फ्रॉड इटसेल्फ कंडीशन है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इज इट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? डिविडेंड डिक्लेरेशन हर चीज के बाद होते हैं, प्रॉफिट चीज हमारे पास आ जाती है तो हम करते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने निकाल लिया, हमने निकाली, टैक्स निकाल लिया, उसके बाद हम जो है ना डिविडेंड देते हैं। कोई तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो ये आपके पास क्या है, नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि डिविडेंड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए थे ईयर एंड से पहले, और अब मैंने इस जगह पे आके डिविडेंड पे किए, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग भी हुई, वो कंडीशन पहले हुई थी। कंडीशन पहले हुई थी, ऐसे ही है। अच्छा एक चीज बताएं कि मैं फॉर एग्जांपल अपने पास सेल रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स और रिसीवल्स आते हैं ना, रिसीवल टू सेल्स होता है। अब रिसीवल मुझे 10 दिन बाद पे करते हैं, तो मैं जिस दिन वो पे किया उस दिन रिकॉर्ड करता हूँ या बैक डेट पे जाके एंट्री करता हूँ? जिस दिन हमने सेल की, जिस दिन सेल की उस दिन की रिकवरी होती है या जिस दिन वो पे करते हैं उस दिन की? क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिन्होंने पैसे दिए, मैंने रिसीवल्स
क्रेडिट सेल्स की, रिसीवर्स आ रहे हैं, 20 दिन बाद वो मुझे पे कर रहा है, तो मैं जो उनकी पेमेंट रिसीव करूंगा उसकी एंट्री कब करूंगा? जब मिले पैसे। अब आपको एक चीज आपने शुरू में बताई थी कि एस्टिमेशंस की बात हुई थी, ओके, एक बात हुई थी एस्टिमेशंस की। आप ये देख रहे हो अभी ये स्टैंडर्ड जो था हमने चैप्टर पढ़ा 37 और 10 एस्टिमेशंस आ रही हैं। यहाँ पे जो हमने ग्रेस पीरियड दिया है ना इस जगह पे, ये सब उन चीज़ को दिए हैं जहाँ पे एस्टिमेशंस इन्वॉल्व है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एस्टिमेशन इन्वॉल्व थी, गोइंग कंसर्न एस्टिमेशन, स्टॉक टेक रिव्यू रिव्यू इम्पेयरमेंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व थी। अब मैंने जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है ये तो मेरी सर्टन लाइबिलिटी है, अब मैं जिस दिन पे करूंगा उस दिन लाइबिलिटी होगी, बैक डेट पे एडजस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं बैक डेट पे एडजस्ट करने लग गया तो ना मेरे पास रिसीवेबल होंगे ईयर एंड पे, ना मेरे पास पेबल होंगे, तो ये तो हमारा IAS 10 के स्कोप ही में नहीं है। समझ आई? तो अब आपको क्लियर हुआ कि हम इसमें कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं, एडजस्टिंग जहाँ पे एस्टिमेट थे तो हमारे पास अनसर्टन थी, जहाँ पे हमारे पास 10 मार्च तक एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आने के बाद तो हम उन एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, IAS 10, ठीक है। ओके, अब हम बुक में भी देख लेते हैं। ओके, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर, इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट हो गया कस्टमर, एडजस्टिंग, लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फ्लड, नॉन एडजस्टिंग, नेचुरल डिजास्टर है, कंप्लीशन ऑफ द परचेज ऑफ अनदर कंपनी, नहीं स्टॉक टेक नहीं है, ये तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से फ्लड आया ना। आप ये देखें यहाँ पे मेंशन भी होगा, टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 2 है। वो इन्वेंट्री क्या था, वैल्यूएशन था, वो था, ठीक है। अब देखें इंसॉल्वेंसी एडजस्टिंग है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फ्लड नॉन एडजस्टिंग है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, completion of the purchase of non-adjusting, evidence showing that the net realizable value of inventory, this is your inventory valuation, हाँ, ये एविडेंस नहीं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, showing that net realizable value of inventory is below cost, तो ये आपके पास क्या एडजस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ये आप लोअर ऑफ कॉस्ट और नरवी कब कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन पे कर रहे होते हैं। अ कोर्ट केस अगर एडजस्टिंग, क्योंकि कोर्ट केस के लिए कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रोविजन थी ना, अब फाइनल डिसीजन आ गया अगर उसमें तो दैट इज एडजस्टिंग, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड शोइंग एडजस्टिंग, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, क्लियर। सो दिस वाज योर IAS 10।